सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टूल्स। सो जैसा कि हम लोग ने ये सेशन शुरू किया टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली इसमें क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर कई एक्सरसाइजेस दी हुई हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगेन अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो ये आपके लिए और ज़रूरी हो जाता है कि इनको आप डीप में समझ लें। बिकॉज होता क्या है कि कई बार क्वेश्चन इन्हीं से फ्रेम किया जाता है, अगेन इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है या फिर टर्म थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, बट क्वेश्चन का सिनेरियो यही रहता है। सो अगर आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, अगर आपने टूल्स को अपने अच्छे से यूज़ करना सीख लिया, सो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए आज हम इस चैप्टर का हम लोग लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। अगेन इसमें अगर हम डीप में जाएं या फिर इस चैप्टर को ओवरऑल देखें, तो ये बेसिकली पूरा थ्योरी था। डेफिनेटली जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए या फ्रेम्ड है वो पूरे आपके थ्योरी बेस्ड हैं, लाइक डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल। वो आप इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख के। बट अगेन मैं कहूँगा कि आंसर्स को एज इट इज बुक के वर्ड्स में लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको समझ के अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें। उससे होता क्या है कि ड्यूरिंग द एग्जाम एक तो आपको रिवीजन में हेल्प आउट करेगा एंड सेकेंडली वो आपका एक फ्रेमवर्क तैयार कर देगा जिससे कि आप इजीली गो थ्रू हो पाएंगे अपने सब्जेक्ट, अपने कंटेंट से। आई होप आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, बिकॉज डेफिनेटली आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहेंगे। बट अगेन मैं यहाँ पे चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट में बन जाती है, तो फिर चाहे आप इंटरव्यू पर्पज से जा रहे हैं या आगे जब आप जॉब के लिए जाएंगे, तो कई बार बेसिक से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो डायरेक्ट होते हैं। बट अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप उनको इजीली टैकल कर पाएंगे। उस टाइम पे आपको हेजिटेशन नहीं होगी, आप परेशान नहीं होंगे। होप चलिए देखते हैं इसको और क्या चीज़ है इस डिस्कशन में। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है कि एक मिस्टर सनराइज हैं, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। वो बिजनेस क्या था कि वो गुड को खरीद कर बेचेंगे, यानी बाइंग एंड सेलिंग। सिंपली एक शॉप हो सकती है, स्टेशनरी का बिजनेस था उनका। तो उसको शुरू करने के लिए उन्होंने 5000 इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद उसमें क्या हुआ कि उन्होंने 1000 रुपए का फर्नीचर खरीदा और 2 लाख रुपए का स्टेशनरी आइटम खरीदे अपने शॉप के लिए। अपने शॉप में उन्होंने एक सेल पर्सन को रखा और एक क्लर्क को रखा, जिनको वो हर महीने के एंड में 5000 रुपीज सैलरीज पे करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अपनी स्टेशनरी के अंदर से जो उन्होंने खरीदी थी, उन्होंने 1.5 लाख रुपए की स्टेशनरी कैश पे बेच दी। और उसके अलावा कुछ और स्टेशनरी थी जिसको उन्होंने क्रेडिट बेसिस पे यानी उधार पे मिस्टर रवि को बेच दिया। सब्सिक्वेंटली फिर क्या हुआ कि उन्होंने स्टेशनरी आइटम खरीदा 1.5 लाख का मिस्टर पीस से। बट अगेन यहाँ पे कोई चीज टर्म नहीं दिया हुआ, तो हम मान के चलेंगे कि उन्होंने डेफिनेटली उधार पे ही खरीदा होगा। अगेन जहाँ पे भी कैश वर्ड यूज ना हो, वहां पे कभी भी आप कैश मान के नहीं चलेंगे। यानी अगर कहीं पे भी कोई सामान खरीदा जाए या बेचा जाए, जहाँ पे भी पर्सन का नाम यूज कर लिया जाए, तो आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक कर लेना है कि अगर कैश की बात नहीं हुई है और वहां पर किसी पर्सन का नाम है, या कई बार ऐसा भी लगता है कि डायरेक्टली सेल्स लिख दिया गया, आप उसको क्या मानेंगे? क्रेडिट मानेंगे। ये एक तरीका होता है कि जब आप जनरलाइजेशन और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी आपके काम आती है, तो आपका एक बेस बन जाएगा अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने के पहले वीक में एक आग लग गई, जिसमें उनका 30,000 की स्टेशनरी जल गई फायर एक्सीडेंट की वजह से। और उसके बाद कुछ मशीनरी थी जो कि 40,000 की थी और वो एकदम से 45,000 पे उन्होंने बेच दी। इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको इजीली आप देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच मिस्टर सनराइज स्टार्टेड बिजनेस। यानी मिस्टर सनराइज ने कितने पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया। अगेन अगर आप देखें कि उन्होंने कितने पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया, तो उन्होंने 5 लाख रुपीज से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जो उन्होंने एज अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी उसी से। उसके बाद
सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द फिक्स एसेट ही बॉट, यानी उन्होंने कितने अमाउंट का फिक्स एसेट खरीदा। सो अगेन अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने कितने का फिक्स एसेट खरीदा था, ऑफ विच ही पेड 1000 फॉर फर्नीचर, उन्होंने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा था और 2 लाख रुपए की स्टेशनरी खरीदी थी। बट अगेन क्योंकि वो बाइंग एंड सेलिंग किसका करते हैं, स्टेशनरी का करते हैं, तो डेफिनेटली जो उन्होंने स्टेशनरी खरीदी थी वो तो गुड हो जाएगा, और गुड कभी भी फिक्स एसेट्स नहीं हो सकता क्योंकि आप उसी गुड का बिजनेस कर रहे हैं। तो फिक्स एसेट क्या हुआ, केवल फर्नीचर हुआ, और वो कितने की है, 1 लाख रुपए की, यानी उन्होंने 1 लाख की फिक्स एसेट खरीदी। उसी तरह अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड परचेज्ड, यानी उन्होंने कितने का गुड खरीदा। अब अगेन वहां पे इसने फिक्स एसेट पूछा और इस क्वेश्चन में इसने डायरेक्टली आपसे पूछ लिया कि गुड कितने का खरीदा। तो देखिए उन्होंने इनिशियली कितने का खरीदा था, 2 लाख की स्टेशनरी खरीदी थी, लेकिन अगेन जब नीचे आप देखेंगे जब उन्होंने 1 लाख उधार पे रवि को बेच दिया तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फिर स्टेशनरी आइटम खरीदा, और तब कितने का खरीदा, तब उन्होंने 1,50,000 का खरीदा। किससे खरीदा था, मिस्टर पीस से खरीदा था। तो यानी टोटल कितने का गुड खरीदा, अगेन गुड वर्ड यूज हुआ है। गुड किसके लिए, स्टेशनरी के लिए, क्योंकि बिजनेस किसका है, स्टेशनरी का, और स्टेशनरी आइटम क्या होंगे, गुड क्या होते हैं, जिस प्रोडक्ट में बिजनेस डील कर रहा है। सो इसको अगर हम ऐड कर दें तो हम इजीली पता कर पाएंगे कि उन्होंने 3,50,000 का टोटल परचेज किया। उसी तरह अगला क्वेश्चन है हु इज द क्रेडिटर एंड दे स्टेट द अमाउंट पेएबल टू हिम, मतलब क्रेडिटर कौन है यहाँ पे और उसको कितना पैसा पेएबल है, यानी क्रेडिटर को कितना देना है। तो देखिए मिस्टर सनराइज ने, आपको याद ध्यान करिए, मिस्टर पीस से उधार पे सामान खरीदा है, यानी मिस्टर पीस क्रेडिटर हुए, और क्रेडिटर से कितने का सामान खरीदा था, 1.5 लाख रुपए का, मतलब 1.5 लाख रुपए क्या होने हैं, उनको रिटर्न करना है ना। What are the expenses, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि एक्सपेंसेस क्या है। सो अगेन एक्सपेंसेस क्या होंगे, मिस्टर सनराइज ने अपने क्लर्क और जो अपने एम्प्लॉय को रखा था। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो उन्होंने एक सेल पर्सन को रखा था और एक क्लर्क को रखा था, और दोनों को हर महीने के एंड में कितना अमाउंट वो पे कर रहे थे, 5,000 रुपीज, यानी वो सैलरी पे कर रहे थे। अगेन सैलरी क्या होती है आपकी, एक्सपेंस होती है, तो उन्होंने टोटल एक्सपेंस कितने का पे किया, ऑब्वियसली उन्होंने 5,000 का एक्सपेंस पे किया। उसी तरह अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द गेन ही अर्न, अगेन प्रॉफिट और गेन में हमने डिफरेंस को समझा था, डिस्कस किया था, ये हमने अपने लास्ट सेशन में जब हम ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ रहे थे। सो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गेन क्या होता है। गेन का मतलब होता है जब भी हम कोई प्रॉफिट किसी इंसिडेंट्स की वजह से हो जाए, यानी बिजनेस एक्टिविटी नहीं, कोई ऐसी इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से आपको फायदा हो गया, तो वो आपका गेन कहलाता है। तो उसी तरह क्या हुआ था, मशीनरी थी, कितने की मशीनरी थी, 40,000 की, जो एकदम से उन्होंने 45,000 में बेचा था, उससे उन्हें 5,000 का गेन हुआ था। उसी तरह व्हाट इज द लॉस ही इंकर्ड, यानी उनको कितने का लॉस हुआ। तो देखिए मिस्टर सनराइज को लॉस कब हुआ, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है लॉस का। अगेन अगर आप देखें तो लॉस कितने का हुआ, फायर एक्सीडेंट के वजह से 30,000 का जो गुड था, स्टेशनरी था, वो जल गया था, तो ये उनका लॉस था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु इज द डेटर एंड व्हाट इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम हिम, यानी आपका डेटर कौन है और अगेन उससे कितना अमाउंट लेना है। तो डेटर कौन होता है,
वो पर्सन होता है जो क्या करता है, बिजनेस से उधार पे सामान खरीदता है। तो बिजनेस से उधार पे सामान किसने खरीदा था? अगेन मिस्टर रवि ने खरीदा, मिस्टर पीस ने खरीदा, मिस्टर रवि होगा शायद, आई होप, या मिस्टर पीस ने खरीदा था। नहीं, स्टेशनरी आइटम ऑफ 1 लाख क्रेडिट और मिस्टर रवि, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टर रवि होंगे डेटर, और उसके बाद और उनको कितना अमाउंट पे करना है? 1 लाख रुपीस पे करना है। उसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेस इंकर्ड। ये कहता है कि टोटल कितने का एक्सपेंस और लॉस हुआ। तो अगेन जो एक्सपेंस है वो जो सैलरी पे कर रहा है जो बिजनेस में 5000 रुपीज, ये उसका एक्सपेंस है। एंड लॉस कितने का है? जो फायर एक्सीडेंट की वजह से जो गुड लॉस हुआ यानी स्टेशनरी लॉस हुई वो कितने की? 30,000 की। तो अगर हम इसे ऐड कर दें तो हमारा आंसर आता है ऑब्वियसली 35,000। सो होप आपने चीज़ों को समझा होगा। अगेन मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझाऊं। जो भी हमने डिस्कस किया हमने उसको उसके हर मीनिंग को समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो आपको भी ऐसा ही करना है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगेन कल से नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोग ध्यान से उसको एक बार गो थ्रू हो ले, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और पॉलिश्ड हो सके। सो अभी के लिए इतना ही।